प्रश्न 28। तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए। तुलनात्मक राजनीति के महत्व एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। Define comparative politics. Discuss the importance and field of comparative politics. Audio Jungle. उत्तर तुलनात्मक राजनीति, अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति प्रत्येक विषय का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए उसको तुलनात्मक अध्ययन की कसौटी पर कसना पड़ता है। अतः यह कहना कदापि गलत न होगा कि तुलनात्मक अध्ययन के अभाव में किसी भी विषय की वैज्ञानिक व्याख्या करना पूर्णतया असंभव है। ठीक यही बात राजनीति के अध्ययन पर लागू होती है। अतः तुलनात्मक विश्लेषण वैज्ञानिक विधि की एक अनिवार्य आवश्यकता है। जे.सी. जौहरी ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए ठीक ही कहा है कि शक्ति संघर्ष में लिप्त विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के अनुभववादी अन्वेषण के क्षेत्र में यह सृजनात्मक तथा संवर्धनात्मक आधार प्रस्तुत करता है। वर्तमान आधुनिक युग में तुलनात्मक विश्लेषण पद्धति का राजनीतिशास्त्र में विशेष महत्व है। यहाँ तक कि तुलनात्मक राजनीति को एक अलग विषय मानकर अब उसका अध्ययन किया जाता है। 1. तुलनात्मक राजनीति का इतिहास। वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति को आधुनिकतम विषयों की श्रेणी में स्थान दे दिया गया है, परंतु फिर भी इसकी प्राचीनता को चुनौती अब भी नहीं दी जा सकती है। वास्तव में तुलनात्मक राजनीति नामक विषय भी उतना ही पुराना है जितना पुराना स्वयं राजनीति शास्त्र है। सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु ने यूनान में बहुत से संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर वैज्ञानिक विधि का शुभारंभ किया था। इसके बाद अनेक सुप्रसिद्ध विद्वानों ने इस विधि के विकास में अपना अपना योगदान दिया है, जिनमें सिसरो, मैकियावली, मॉन्टेस्क्यू, मार्क्स आदि के नाम प्रमुख हैं। इन विद्वानों तथा अन्य राजनीति शास्त्रियों के महान प्रयत्नों से यह विषय निरंतर विकास करता चला गया। अतः इस विषय की प्राचीनता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, उनका अनेक प्रकार से किए वर्गीकरण आदि के माध्यम अरे कहना क्या चाहते हो से सदैव श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठतर शासन तंत्र की व्याख्या करने की दिशा में सदैव ही प्रयत्न किया जाता रहा है। सुप्रसिद्ध राजनीति लेखक की मान्यता तो यहाँ तक है कि अपनी अनेक विकसित मान्यताओं के बावजूद वर्तमान तुलनात्मक राजनीति के होते हुए भी राजनीति शास्त्री अभी भी बहुत से प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है। अतः नवीनतम प्रारूप में विकसित तुलनात्मक राजनीति निश्चय ही एक गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखती है, जिसके विकास में अनेक महान राजनीति लेखकों एवं दार्शनिकों ने अपना योगदान दिया है। 2. तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। तुलनात्मक राजनीति के अर्थ के संबंध में प्राचीन धारणा में न केवल बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, अपितु यह कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा कि इस संबंध में प्राचीन समय का दृष्टिकोण अब पूर्णतया बदल चुका है। प्राचीन एवं नवीन धारणाओं पर प्रकाश डालते हुए सुप्रसिद्धि लेखक आर.सी. मैक्रिडीस ने लिखा है, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन केवल नाम से ही तुलनात्मक रहा है। अब तक यह केवल विदेशी सरकारों, इनके ढांचे तथा औपचारिक संगठन का ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन रहा है, जबकि तुलनात्मक राजनीति को सिद्धांतों, ढांचों और वास्तविक व्यवहार से भी अपना संबंध जोड़ना चाहिए। अपने इस कथन में विद्वान लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि तुलनात्मक राजनीति से संबद्ध प्राचीन दृष्टिकोण केवल विदेशी सरकारों की तुलना तथा इनके वर्गीकरण एवं श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के निर्धारण तक ही सीमित था, परंतु वर्तमान आधुनिक युग में इसका अर्थ निश्चित बदल गया है। अब इस विषय में राजनैतिक सिद्धांतों, आदर्शों, आकारों एवं व्यवहार आदि का भी अध्ययन किया जा सकता है। पहले इन विषयों को गैरराज्यीय की संज्ञा दी जाती थी, परंतु अब क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? यह समस्त विषय इस तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं।
अतः तुलनात्मक राजनीति के प्राचीन और नवीन अर्थों में उतना ही अंतर आ गया है जितना कि पूरब और पश्चिम में है। अब यह विषय अत्यंत ही विस्तृत एवं व्यापक हो गया है। तुलना करने के लिए आंकड़े एकत्र करना, विधि निर्माण के साथ साथ विधियों कानूनों के प्रयोग के संबंध में अध्ययन करना, विभिन्न राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों का अध्ययन करना एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना इसमें सम्मिलित है। सुप्रसिद्ध राजनीतिक लेखक सिडनी ने इस संबंध में अपने विचारों को प्रकट करते हुए लिखा है कि केवल वर्णन से आगे बढ़कर अधिक सैद्धांतिक रूप से संबंधित समस्याओं की ओर देखिए, किसी एक मामले से आगे बढ़कर अनेक मामलों की तुलना की ओर देखिए, सरकार की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से आगे बढ़ते हुए राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक कार्यों की ओर देखिए तथा केवल पश्चिमी यूरोपीय देशों का अध्ययन न करके एशिया और अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के नए राष्ट्रों की ओर देखिए। इस विषय पर और अधिक प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है, उसे उन विषयों का अध्ययन भी एक विशिष्ट तरीके से करना होता है जो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। अतः तुलनात्मक राजनीति के वर्तमान आधुनिक अर्थ में निश्चय ही बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जिसके कारण अब इसका क्षेत्र पहले से कहीं अधिक विशाल एवं विस्तृत हो गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 3. तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा। उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति एक नवीनतम विषय है जिसके विषय क्षेत्र के संबंध में अभी निर्णय लेना शेष है, तथापि उसके गौरवशाली अतीत से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में बहुत सारे परिवर्तनशील दृष्टिकोणों के रहते हुए इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा का निर्णय यदि असंभव नहीं तो टेढ़ी खीर अवश्य है। फिर भी कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं को आगे व्यक्त किया गया है। 1. फ्रीमैन के शब्दों में तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। 2. ब्रबंती के शब्दों में तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों तथा उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। 3. ब्लोंडेल के शब्दों में तुलनात्मक राजनीति वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। समझ रहे हो ना? 4. एम कार्टिस के शब्दों में राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली से महत्वपूर्ण समानताओं और असमानताओं से तुलनात्मक राजनीति का संबंध है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करने अथवा इसकी परिभाषा को आधुनिक रूप प्रदान करने की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि राज्य के अंतर्गत समस्त संस्थाओं एवं राज्य के बाहर अर्थात विदेशों में स्थित अधिक से अधिक शासन पद्धतियों के तुलनात्मक अध्ययन को ही तुलनात्मक राजनीति का पर्याय माना जा सकता है। 4. तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा स्पष्ट हो जाने पर उसकी प्रकृति को समझना व व्यक्त करना थोड़ा सुगम व सरल हो जाता है। प्रारंभ में तुलनात्मक राजनीति केवल विभिन्न सरकारों की तुलना मात्र से संबंधित थी, परंतु अरस्तू ने अपने समय के 108 संविधानों की केवल तुलना करके विभिन्न तालिकाओं में वर्गीकरण किया तथा उस समय की उपयुक्त श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठतर सरकार को जानने एवं पहचानने की ओर ध्यान दिया। यहीं से संविधानों एवं विभिन्न शासन पद्धतियों के वैज्ञानिक अध्ययन का श्रीगणेश हुआ। हेरोडोस महोदय के अध्ययन विषय में भी राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, सरकारों में जो विविधताएं पाई जाती हैं, वे सरकारों की तुलना मात्र के परिणामों की ओर संकेत करती हैं। समस्त शासन पद्धति में समान तत्वों की खोज करने की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया। नहीं। आधुनिक युग के प्रारंभिक प्रयासों के रूप में मुनरो, ऑगवजिंक, हरमन फाइनर और लॉस्की आदि लेखकों के तुलनात्मक राजनीति संबंधी प्रस्तुत किए गए विवरण भी अपने में अपूर्ण व सीमित रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना हेतु विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्र करने के प्रयासों का इन लेखकों में पूर्ण अभाव था।
इस प्रकार आधुनिक युग की दहलीज पर खड़े इस विषय में वर्तमान तथ्यों का पूर्णतया अभाव रहा, किंतु अपने आधुनिकतम रूप में यह विषय अब केवल तुलना तक ही सीमित न होकर पहले से बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। इस विषय को अधिकाधिक विस्तृत एवं व्यापक बनाने का श्रेय जहाँ तक राजनीतिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं एवं मान्यताओं के उदय को है, वहाँ राजनीतिज्ञों एवं लेखकों द्वारा तुलना हेतु आंकड़े प्रस्तुत करना, उनका वर्गीकरण करना, समान तथ्यों का निरूपण करना आदि के साथ साथ अध्ययन क्षेत्र को एशिया एवं अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों तक विस्तृत करना भी इसमें सम्मिलित है। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए आर.सी. मैक्रीडीज ने ठीक ही लिखा है कि तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन अब तक नाम से तुलनात्मक रहा है। अब तक यह केवल विदेशी सरकारों, उनके ढांचे तथा औपचारिक संगठन का ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, वैधानिक अध्ययन ही रहा है, जबकि तुलनात्मक राजनीति को सिद्धांतों, ढांचों और वास्तविक व्यवहार से भी अपना संबंध जोड़ना चाहिए। बात तो सही है। अपने आधुनिक रूप में तुलनात्मक राजनीति केवल तुलना ही नहीं, अपितु राजनीतिक प्रक्रिया के सिद्धांतों एवं नवीन राजनीतिक प्रयत्नों की ओर भी संकेत करती है। उसकी इस प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए डेविस तथा लेविस ने लिखा है कि आधुनिक राजनीतिशास्त्रियों का दावा है कि उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया के सिद्धांतों व प्रतिमानों की ओर प्रथम चरण के रूप में राजनीतिक विश्लेषण के नवीन प्रयत्नों के सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आज के युग में तुलनात्मक राजनीति केवल विदेशी सरकारों एवं प्रशासनिक पद्धतियों की तुलना तथा उनमें श्रेष्ठतर पद्धति के गुण व अवगुणों का वर्णन मात्र होकर नवीन प्रयत्नों एवं सिद्धांतों की विवेचना भी करता है। 5. तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र निश्चित नहीं है। यह अभी भी अपने संक्रमण काल से गुजर रहा है। एबनस्टीन के अनुसार सबसे अधिक आधारभूत बात तुलनात्मक राजनीति के बारे में यह है कि आज यह एक ऐसा विषय है जो कि अत्यधिक विवादास्पद है, क्योंकि यह संक्रमण स्थिति में है, एक प्रकार की विश्लेषण शैली से दूसरे प्रकार की शैली में प्रस्थान कर रहा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यद्यपि इसका विषय क्षेत्र विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी इसके विषय क्षेत्र में निम्नलिखित बातों को विशेष रूप से सम्मिलित किया जा सकता है। संविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवहार। वैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार इसके क्षेत्र में केवल संविधान द्वारा स्थापित सरकारी संरचना का तथा संविधान द्वारा निर्धारित किए गए राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसीलिए इसके अनुसार राष्ट्रीय सरकारों के आधार, संविधान और इनके द्वारा निर्यात किए गए कार्यकलापों की ही तुलना होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, तुलनात्मक राजनीति में केवल उसी राजनीतिक व्यवहार की तुलना होनी चाहिए जो संविधान में कानून द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबद्ध हो अथवा है। 2. राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल कानूनी व्यवस्था की औपचारिक विवेचना तथा तुलना पर्याप्त नहीं है, वरन राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। जीन ब्लोंडेल राजनीतिक व्यवहार को आधारभूत तथा मौलिक मानता है। व्यवहारवादियों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में राष्ट्रीय संस्थाओं तथा गैरराजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहारों को एकत्रित करके विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में तुलना करनी चाहिए। वास्तव में तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र शासनक्रिया तुलनात्मक विश्लेषण से संबद्ध है। स्वयं जीन ब्लोंडेल के शब्दों में, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में उन तरीकों का जिनसे समाज में मूल्यों का अधिकृतम विवरण प्राप्त होता है, परीक्षण किया जाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 3. राजनीतिक व्यवहार में मानकों की स्थिति। तुलनात्मक राजनीति में यह भी देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक व्यवहार मानकों के अनुकूल हैं अथवा नहीं। वस्तुतः तुलनात्मक राजनीति में मानकों और व्यवहार के राजनीतिक पहलुओं का भी अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए। स्वयं जीन ब्लोंडेल ने लिखा है कि
आधारभूत दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकार की संरचना से होना चाहिए, पर साथ ही साथ उसका संबंध व्यवहार के स्पष्ट परिणामों एवं आचरणों से भी होना चाहिए, क्योंकि वह सरकार की जीवित संरचना का अभिन्न अंग है। 4. अन्य शास्त्रों के क्षेत्र से संबंधित विषयों का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में उन तथ्यों का अध्ययन भी एक विशिष्ट विधि से करना पड़ता है जो सामान्यतया अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। वस्तुतः तुलनात्मक राजनीति में संविधान के अतिरिक्त अभिकरणों का अध्ययन भी सम्मिलित होता है, जिनका औपचारिक सरकारी संस्थाओं से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निकट का संबंध होता है। एम कार्टिस के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं से तुलनात्मक राजनीति का संबंध है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र यद्यपि अपने संक्रमण काल से गुजर रहा है तथा इसने बहुत कुछ मूर्त रूप में ग्रहण कर लिया है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।